क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण। तो स्टूडेंट्स, कल हमने मानचित्र की सहायता से और शॉर्ट ट्रिक की सहायता से 16 महाजनपदों का अध्ययन किया। आज हम उसके आगे जो 16 महाजनपद हैं उनके विशिष्ट अभिलक्षण क्या हैं इसका अध्ययन करेंगे। अधिक समय न लेते हुए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो 16 महाजनपद थे उनका विकास उत्तरोत्तर हुआ, क्योंकि जो वैदिक कालीन जन और जनपद थे उनसे विकसित होते हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। पहले जन थे, जन से जनपद बना और जनपद से महाजनपद बना। ऋग्वेद काल में जो जन था, जो एक कबीलाई संस्था थी, और इस कबीलाई संस्था से उत्तर वैदिक काल में जनपद बने। और जब क्षेत्रीय प्रवृत्ति का विकास हुआ, जो राज्य था वो अपना विस्तार करने लगा, तो इसी जनपद से धीरे धीरे महाजनपद बने। तो महाजनपद का जो विकास हुआ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ वह मगध था। मगध महाजनपद में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अधिक थी, उसने अपना क्षेत्रीय विस्तार अधिक किया। कुछ जनपद ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उनमें कायम थी। तो इससे पहले एक चीज और मैं आपको इसमें जोड़ देता हूं, क्योंकि जो 16 महाजनपद थे उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो स्टूडेंट्स, वर्तमान में जो हमारा देश है भारत, यहां पर प्रजातंत्र कायम है, ठीक है, जो समानता स्वतंत्रता पर टिका है। लेकिन प्राचीन काल से भारत में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, ठीक है। अंग्रेजों के आने तक भारत में प्राचीन काल से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम थी, ठीक है। और बाद में अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाया? गुलाम बनाया। बाद में इसी गुलामी की दास्ता से और उपनिवेशवादी प्रवृत्ति से भारत ने अपने आप को आज़ाद किया और भारत में प्रजातंत्र का विकास हुआ। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विकास हुआ। हालांकि ये राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वह आपका ऋग्वेद काल में नहीं थी, और ये प्रवृत्ति उत्तर वैदिक काल में भी कम थी, क्योंकि ऋग्वेद काल में जो जन था उसका जो मुखिया होता था वह सरदार की भूमिका में था, ठीक है, वह कबीले के मुखिया की भूमिका में था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जो जन का मुखिया था उसके अधिकारों में वृद्धि हुई। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब राजा या जो मुखिया था उसके अधिकारों में जब वृद्धि हुई तो उसका पद राजा के रूप में चिन्हित हुआ, और राजा के द्वारा संचालित व्यवस्था राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। ठीक हो गया। तो इसमें राजा सर्वेसर्वा था। राजा के जो आदेश थे वो कानून के रूप में थे। हालांकि 16 महाजनपदों में दो ऐसे
जनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, वहां पर थी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किन किन महाजनपद में थी? नंबर 1 मल्ल, दूसरा वज्जी, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि जो 16 महाजनपद थे, इसके समानांतर उस समय भारत में 10 गणराज्य भी थे। कितने गणराज्य थे? 10 गणराज्य थे। और इतिहास के सबसे प्रसिद्ध पात्र गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी इन्हीं गणराज्यों से थे, ठीक हो गया। और जैसे आपके जो महावीर स्वामी थे वो आपके ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे, और जो आपके गौतम बुद्ध थे वो थे आपके शाक्य गणराज्य के थे। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि वे शाक्य गणराज्य से संबंधित थे और इसी कारण उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और उस समय जो गणराज्य थे 16 महाजनपद में, वो मल्ल और वज्जी थे। हालांकि इसके अलावा भारत में 10 गणराज्य भी कायम थे, जहां राजतंत्रात्मक में एक व्यक्ति सर्वे सर्वा था, जिसको राजा कहते हैं, जबकि गणतंत्रात्मक शासन में जो व्यक्तियों का समूह शासन संचालित करता था, सब राजा की हैसियत से काम करते थे। इसके अलावा जो 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपद में रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए जो राजा का महल होता था, उसको चारों ओर से किलाबंद किया जाता था। उस किलाबंद करने के लिए काफ़ी खर्चा आता था। साथ ही साथ राज्य की रक्षा के लिए स्थायी सेना रखना प्रारंभ भी कर दिया। लेकिन कहीं कहीं जो जनपद थे वहाँ पर स्थायी सेना नहीं थी, बल्कि कृषक वर्ग से ही सेना बनाई जाती थी। तो ये 16 महाजनपदों के कुछ विशिष्ट अभिलक्षण थे। तो स्टूडेंट्स, साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूं कि सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। और मगध सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो क्यों बना? जो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना? इसके कई कारण थे। नंबर 1, मगध की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि मगध आपका वर्तमान बिहार है और उसकी जो राजधानी थी उस समय, प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिवज्र थी, और बाद में इसकी राजधानी बनी आपकी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की जो लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बाह्य शत्रु एकाएक आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि जो पाटलिपुत्र है वो नदी से घिरा था, क्योंकि इसको यह गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी से ये पाटलिपुत्र घिरा हुआ था। तो बाह्य सेना एकाएक आक्रमण यहाँ पर नहीं कर सकती थी। और दूसरा, जो मगध था, मगध के पास पर्याप्त जंगल थे और उन जंगलों से राजमहल बनाए गए, मजबूत भवन बनाए गए। और साथ ही साथ जब जंगलों को काटा गया, उन जंगलों में हाथी पाए गए, तो उन हाथियों से चतुरंगनी सेना का एक अंग, जैसे उस समय रथ सेना भी थी, पैदल भी थी, घुड़सवार भी थे, और उसमें हाथी होने से चतुरंगनी सेना जुड़ गई। तो मगध के जंगलों में प्रचुर मात्रा में हाथी थे, जिनको पालतू बनाया गया, उसको सेना का अंग बनाया गया और चतुरंगी सेना बनी। साथ ही साथ उस समय जो मगध था, मगध प्राचीन काल से खनिज संसाधनों का केंद्र था, जिसको वर्तमान में झारखंड से जोड़ सकते हैं। झारखंड में आप देखते हैं कि प्रचुर मात्रा में खनिज हैं। तो ये जो झारखंड की जो वर्तमान लोकेशन देखी जाए तो मगध का जो क्षेत्र है वो आता है इसमें। तो वहाँ पर लोहे के भंडार थे। लोहे के भंडार होने से
क्या हुआ कि सेना के लिए तलवार बनाए गए, सेना के लिए ढाल बनाई गई, साथ ही साथ कृषि यंत्र बनाए गए। कृषि यंत्र बनने से जो हल का जो फाल था उसमें लोहे का प्रयोग होने लगा, उससे जो खेतों की जुताई जल्दी जल्दी की जाने लगी और शीघ्रता से खेतों की जुताई होने से कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन बढ़ने से कृषकों के द्वारा राज्य को अधिशेष या कर अधिक मात्रा में चुकाया जाने लगा और इससे राज्य काफ़ी संसाधन युक्त हो गए। और जब राज्यों के पास अधिक संसाधन आ गए तो राज्यों ने शिल्पकला की ओर ध्यान दिया और नगरों की ओर ध्यान दिया और इससे नगर प्रणाली का विकास हुआ और कृषि प्रणाली का विकास हुआ। इसी कारण इसका जो टाइटल पड़ा इसी कारण पड़ा क्योंकि इसमें राजा का अर्थ है यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का विकास हुआ। दूसरा किसान से कृषि प्रणाली का विकास हुआ और नगर से व्यापार और नगरीय प्रणाली का भी विकास हुआ। तभी इसका टाइटल राजा, किसान और नगर पड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पर तक था।